बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है MPPNST 2026 की वो बढ़िया चल रही होगी। उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए बेटा मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ फिर से धमाकेदार IMP MCQ, जो कि आने वाले MPPNST एग्ज़ाम के लिए बहुत ही IMP होंगे। डन। सो अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और कल मैंने सभी बच्चों के लिए हार्ट भेजने को बोला था कि हार्ट भेजना, तो 3 बच्चों ने भेजा था। ठीक है, उनका नाम मैं लेना चाहूँगी, जैसा कि वादा किया था कि वीडियो में नाम लोगे। ठीक है, उनका नाम है निदाली, ठीक है, रक्षा और अखिलेश। ठीक है, इन 3 बच्चों ने कमेंट किया था। थैंक यू बेटा आपके कमेंट करने के लिए। अब जो भी बच्चा कमेंट करेगा उसका नाम लूँगी। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सभी लोग रीड करेंगे। सर्वेक्षणों के अनुसार ड्रग और अल्कोहल का उपयोग सबसे अधिक किस वर्ग में बढ़ रहा है? यानी कि अकॉर्डिंग टू सर्वे हुआ है, ड्रग एंड अल्कोहल यूज इज इंक्रीजिंग मैनली अमंग विच ग्रुप? कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा ड्रग एंड अल्कोहल यानी दारूबाजी कर रहे हैं? कौन से एज ग्रुप? ठीक है, ओल्ड पीपल, वृद्ध, बच्चे, चिल्ड्रन, नवयुवक, किशोर यानी यंग एडल्ट्स, टीनेजर्स या फिर इन्फेंट। तो देखिए सबसे ज़्यादा दारू, ये गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू, ये कौन लोग कर रहे हैं? सिगरेट हो गया, तो ये नवयुवक जो यंग हैं, एडल्ट हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इन चीज़ों में बिध रहे हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, किस एज के हैं? एडल्ट, यंग। सो यहाँ पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा C। डन। देखिए बेटा, अकॉर्डिंग टू NCERT, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज इज इंक्रीजिंग रैपिडली अमंग टेंडर्स एंड यंग एडल्ट्स, मेकिंग इट इज अ सीरियस कंसर्न। डन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एडल्ट, यंग पर्सन। कुछ लोग तो कॉलेज में, ठीक है, क्या करते हैं कि मनोरंजन के तौर पर स्टार्ट करते हैं अल्कोहलिज्म, उसके बाद उन्हें लत लग जाती है, एडिक्शन हो जाता है, फिर वो छूट नहीं पाती है। ठीक है, तो लत अच्छी चीज़ों की लगाओ, बुरी चीज़ों की मत लगाओ। ठीक है, अच्छी चीज़ कोई भी हो सकती है, कोई स्किल सीखना, कुछ काम सीखना, अदरवाइज कोई भी। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रग और अल्कोहल कुरुपयोग से बचने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? व्हाट इज द मोस्ट अफेक्टेड वे टू प्रिवेंट ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज? यानी कि ड्रग और अल्कोहल यानी नशा पत्ती से आपको बचना है, तो उसका सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है गलत संगति, बैड कंपनी। वी है समुचित शिक्षा एवं मार्गदर्शन, प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस, अधिक दवाइयाँ लेना, टेकिंग मोर मेडिसिन, या फिर अकेले रहना, लिविंग अलोन। तो इसका सबसे प्रभावी इफेक्टिव तरीका है बेटा, वो है आपको प्रॉपर एजुकेशन एंड गाइडेंस, जिसकी वजह से आप लोग अल्कोहल से बच सकते हैं। ठीक है, दारूबाजी, गुटखाबाजी, ठीक है, नशा पत्ती से बच सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ठीक है, गलत संगति तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, गलत संगति करेंगे और ज़्यादा गलत इफेक्ट पड़ेगा। अधिक दवाइयाँ, ज़्यादा दवाई लेंगे तो आपके बाकी के अदर ऑर्गन से वो इफेक्ट पड़ेंगे। एलोन रहोगे तो आपको सुसाइड करने का मन करेगा, तो ये चीज़ें आपको नहीं करना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा B। ठीक है, चलिए आपको प्रॉपर एजुकेशन, अवेयरनेस एंड गाइडेंस फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स हेल्प यंग पीपल अवॉइड ड्रग एडिक्शन। ठीक है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, आपको एजुकेशन, अवेयरनेस, गाइडेंस पेरेंट्स, माता पिता दे, टीचर्स दे, जिससे आप ये लत छोड़ सकते हैं और इसका प्रभाव आपको बचा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से ड्रग का सबसे अधिक दुरुपयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर कॉमनली यूज्ड? यानी कि कौन सी ड्रग है जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग होता है? ओपियोइड्स, कैनबिनॉइड्स, कोका अल्कोलॉइड्स, या ऑल ऑफ द एबव? तो देखिए बेटा, कौन सी ड्रग है जिसका सबसे अधिक दुरुपयोग होता है? तो वो ड्रग है बेटा ऑल ऑफ द एबव, उपयुक्त में से सभी, ये सभी दुरुपयोग होता है इनका। ठीक है, चलिए डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश नशीले ड्रग्स किससे प्राप्त होते हैं? मोस्ट एब्यूज्ड ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फ्लोरिंग प्लांट से, या एल्गी से? सबसे अधिक, तो देखिए सबसे अधिक बेटा नशीले ड्रग्स हैं जो प्राप्त होते हैं वो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, यानी पुष्पीय पौधों से।
डन, करेक्ट आंसर है सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ ड्रग किससे प्राप्त किए जाते हैं? जो कुछ ड्रग होते हैं बेटा वो किससे प्राप्त किए जाते हैं? सम ड्रग आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एल्गी से, लाइकेन से, कवक से यानी फंगी से, काई से, मॉस से। तो देखिए सबसे कुछ ड्रग हम फंगी से प्राप्त करते हैं। किससे? फंगी से। सड़ा सड़ा के उसमें फंगस पैदा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा गांव के अंदर महुआ वाली, उसे सड़ा सड़ा के फंगस बना लेते हैं, उसके बाद दारू निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपियोइड शरीर में कहाँ उपस्थित रिसेप्टर से जुड़ते हैं? जो ओपियोइड्स होते हैं बेटा, बाइंड टू रिसेप्टर प्रेजेंट इन ओनली लिवर, ओनली हार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या ओनली लंग्स। तो बेटा ओपियोइड शरीर में कहाँ पे उपस्थित रिसेप्टर से जुड़ते हैं? तो वो CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GI। ठीक है, एंड CNS। डन, करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मैक किसका सामान्य नाम है? जो स्मैक होता है बेटा वो किसका सामान्य नाम है? तो देखिए बेटा स्मैक हम लोग हीरोइन को बोलते हैं। डन, वो हीरोइन टीवी वाली हीरोइन नहीं। ठीक है, हीरोइन का सामान्य नाम, स्ट्रीट नाम होता है स्मैक। ठीक है, कॉमन नेम। हीरोइन का रासायनिक नाम क्या होता है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ हीरोइन? देखिए बेटा हीरोइन का केमिकल नेम होता है डाई एसिटिल मॉर्फिन। याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IM है, काफ़ी बार आता है। ठीक है, याद रख लेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोइन किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? जो हीरोइन होती है बेटा वो मॉर्फिन का एसिटिलीकरण, ठीक है, उसके द्वारा बनाई जाती है। डन, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप जोड़ने की क्रिया एसिटाइलेशन कहलाती है, इसी से हीरोइन प्राप्त होती है। ठीक है, डन। चलिए मॉर्फिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो बेटा जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच प्लांट्स? तो देखिए बेटा जो मॉर्फिन होती है वो पेपेवर सोमनीफेरस जो होता है, पोस्ट होता है, उससे प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्फिन पौधे से किस भाग से प्राप्त होती है? मॉर्फिन होती है ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ द प्लांट्स? प्लांट्स के कौन से भाग से प्राप्त होती है मॉर्फिन? तो देखिए बेटा जो मॉर्फिन होता है, जो लेटेक्स होता है, उससे प्राप्त होती है। ठीक है, देखिए पोस्ट के पौधे से निकलने वाले दूध जैसे सफ़ेद जो लेटेक्स होता है, दूध जैसा पदार्थ, उसी से मॉर्फिन प्राप्त होती है। ठीक है ना बेटा, मिल्की जो लेटेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोइन किस प्रकार की दवा? हीरोनिजा किस प्रकार की? ये एक डिप्रेसेंट दवा है, यानी कि अपशादक, डिप्रेशेंट। ठीक है, डिप्रेशन होता है उसी डिप्रेसेंट। हीरोइन शरीर के मस्तिष्क की गतिविधियों को क्या करती है? धीमा कर देती है, स्लो कर देती है, इसलिए इसे डिप्रेसेंट कहते हैं। डन। अब एक नज़र में आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट। हीरोइन स्मोक डाइस्टाइल मॉर्फिन, मॉर्फिन सोर्स पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, यानी पॉपी प्लांट से। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेटेक्स, मॉर्फिन एसिटाइलेशन हीरोइन प्राप्त होता है एसिटाइलेशन से, एसिटाइल के एसिटाइलाइजेशन से। हीरोइन कौन क्या है? डिप्रेशन। ओपियोइड्स बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर्स इन CNS एंड GI ट्रैक्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मोस्ट कॉमनली अबू ड्रग ओपियोइड्स, कैनबिनॉइड्स, कोकाइलकर। ये सारे आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओपियोइड्स क्या होते हैं? जो ओपियोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ओपियोइड्स ऐसे ड्रग हैं जो ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। देखिए ये नशीले पदार्थ हैं। कैसे हैं? नशीले पदार्थ हैं जो शरीर के विशेष ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़कर दर्द की अनुभूति कम करते हैं और नशे का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। रिड्यूसिंग पेन सेंसेशन एंड प्रोड्यूसिंग नार्कोटिक इफेक्ट। ठीक है, डन। इसलिए तो लोग जब बुरी हालात में होते, थके होते हैं, तो दारू का सहारा लेते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियोइड रिसेप्टर मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर आर मेनली प्रेजेंट इन। तो देखिए ओपियोइड जो रिसेप्टर होते हैं वो केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जीआई ट्रैक है वहाँ पर पाए जाते हैं। पहले ही बता दिया मैंने, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइन सामान्यतः किस रूप में दिखाई देती है? यहाँ पे ये टिक लगे हैं, टाइपिंग में ये हटाए नहीं हैं, कोई नहीं, थोड़ा वो मैनेज कर लेना। हीरोइन सामान्यतः किस रूप में दिखाई देती है? जनरली हीरोइन, तो याद रख लेना बेटा, ये सफ़ेद गंधहीन कड़वा तीखा क्रिस्टलीय पाउडर। ठीक है ना बेटा? करेक्ट आंसर है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्फिन किससे प्राप्त की जाती है? बताया था पोस्ट के लेटेक्स से, जो पॉपी प्लांट्स होता है उसके लेटेक्स से जो मिल्की पदार्थ होता है। ठीक है ना? हीरोइन का सेवन सामान्यतः किस प्रकार किया जाता है? तो हीरोइन होता है उसका कॉमनली कंज्यूम्ड कैसे किया जाता है? तो देखिए बेटा, उसे हम लोग कंज्यूम्ड करते हैं नाक से सूंघकर या इंजेक्शन द्वारा। ठीक है, स्निफिंग और इंजेक्शन से। डन। चलिए देखिए, मैं ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ बेटा ताकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करवा पाऊँ। ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइन किस प्रकार की ड्रग है यानी दवा है? हीरोइन इज क्लासिफाइड एज अ। तो देखिए बेटा, जो हीरोइन होती है वो एक डिप्रेसेंट दवा है। ठीक है, करेक्ट आंसर है अपशादक। ये क्या करती है? ब्रेन की जो एक्टिविटी है उसको स्लो कर देती है। हीरोइन का प्रमुख प्रभाव क्या है? तो देखिए बेटा, हीरोइन का प्रमुख प्रभाव होता है वो होता है, मेन इफेक्ट होता है शरीर की क्रियाओं को स्लो करना। जो बॉडी के फंक्शन होते हैं उनको स्लो कर देना, धीमा कर देना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर हीरोइन इज अ स्टिमुलेंट भी है। मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी, मॉर्फिन फंगी से प्राप्त होती है। ठीक है। हीरोइन इज अ स्टिमुलेंट, हीरोइन इज प्रिपेयर्ड बाय एसिटिलेशन और मॉर्फिन। कोकाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेपर सोमनिफेरस। नहीं, ये गलत, ये गलत, ये गलत। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हीरोइन इज प्रिपेयर्ड बाय एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। डन। चलिए आपको याद रखनी है न्यूमोनिक से PLMAH। ठीक है, पेपिबर सोमनिफेरस, लेटेक्स, मॉर्फिन, एसिटिलेशन एंड हीरोइन, ये चारों राजा हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैनबिनॉइड्स मुख्य रूप से शरीर में किस ग्राही यानी रिसेप्टर से पारस्परिक क्रिया करते हैं? तो देखिए कैनबिनॉइड्स है मेनली इंटरेक्ट विच रिसेप्टर इन द बॉडी। तो देखिए ये कैनबिनॉइड्स ग्राही से। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक कैनबिनॉइड्स, नेचुरल कैनबिनॉइड्स किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो देखिए नेचुरल कैनबिनॉइड्स किस पौधे से प्राप्त होते हैं? याद रखना, कैनाबिस सटाइवा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरुअजाना, हसीस, चरस, गांजा किससे प्राप्त होते हैं? ठीक है, किससे प्राप्त होते हैं? तो याद रखना कैनाबिस सटाइवा से प्राप्त होते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, कैनाबिस सटाइवा के पुष्प क्रम से। ठीक है, इनफ्लोरेंस से, लीफ से, राल से, जो रीजन होता है, विभिन्न संयोजनों से मैरिजुआना, हरिस, चरस और गांजा बनाए जाते हैं। ठीक है ना, याद रख लेना। कैनाबिनॉइड्स का सेवन सामान्यतः कैसे होता है? तो देखिए बेटा, जो कैनाबिनॉइड्स है उसका सेवन सामान्यतः कैसा होता है? अंतःश्वासन एवं मुंह द्वारा, इनहेलेशन एंड ओरल इंटेक। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनाबिनॉइड्स मुख्य रूप से किस तंत्र को प्रभावित करते हैं? ठीक है, तो याद रख लेना बेटा, कैनाबिनॉइड्स हैं वो मुख्य रूप से कौन से सिस्टम को इफेक्ट करते हैं? तो याद रख लेना, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हृदय वाहकीय तंत्र, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है।
कोकीन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो याद रख लेना बेटा, जो कोकीन होता है वो एरेथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त होते हैं। याद रख लेना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नबक पौधे से प्राप्त होती है जो दक्षिण अमेरिका के मूल पौधे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकीन किस न्यूरो ट्रांसमीटर के परिवहन में बाधा डालती है? कोकीन ब्लॉक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर? कोकीन किस न्यूरोट्रांसमीटर के परिवहन में बाधा डालती है? तो याद रख लेना, डोपामाइन। देखिए, जो डोपामाइन होता है वो पुनः रीअपटेक को रोक देती है, जिससे डोपामिन का स्तर बढ़ जाता है और व्यक्ति को अत्यधिक खुशी होती है, यूफोरिया। डन। चलिए, कोकीन का समान स्ट्रीट नाम क्या है? तो देखिए, इसका कोक ऑफ क्रैक। डन। कोकीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर किस प्रकार का प्रभाव डालती है? तो देखिए, ये किस प्रकार का प्रभाव डालती है? स्टिमुलेट करती है उसको। ठीक है, उत्तेजन। ठीक है, उद्दीपक की तरह। यह मस्तिष्क की जो गतिविधियां हैं उनको तेज करती है और व्यक्ति को अधिक ऊर्जा व उत्साह महसूस कराती है। ये क्या करती है? जो स्टिमुलेंट है, ठीक है, उसको क्या इंक्रीज करती है। जो उद्दीपक होते हैं, दीपक क्या करते हैं? उन्हें उद्दीपित करते हैं, जिसे हम स्टिमुलेशन करते हैं। ठीक है, किसी भी हमारे शरीर में। तो इंक्रीज ब्रेन एक्टिविटी एंड गिव्स फीलिंग और हाई एनर्जी एंड एक्साइटमेंट। डन। चलिए, कोकीन की अधिक मात्रा लेने पर क्या होता है? अगर कोकीन की कोई अधिक मात्रा लेगा तो क्या होगा? अगर कोकीन कोई ज़्यादा इंटेक करेगा तो उसे हेलुसिनेशन होगा, भ्रमक हो जाएगा, विभ्रम हो जाएगा। ठीक है, अर्थात तो उसे ऐसी चीज़ें दिखाई या सुनाई देती हैं जो वास्तव में मौजूद नहीं है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन बोलते हैं। ठीक है बेटा, हेलुसिनेशन का मतलब है व्यक्ति को वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, एक्चुअली में प्रेजेंट ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू में पाया जाने वाला एल्कोलॉइड कौन सा है? विच इज़ द मेजर एल्कोलॉइड प्रेजेंट इन तंबाकू? तो देखिए, तंबाकू में पाया जाने वाला जो एल्कोलॉइड है वो है निकोटीन। करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन किस ग्रंथि को उद्दीपित करती है? तो जो निकोटीन है वो किस ग्रंथि को स्टिमुलेट करती है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल, पैंक्रियास। तो देखिए, वो स्टिमुलेट करती है एड्रिनल ग्लैंड को। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन के प्रभाव से कौन से हार्मोन रक्त में मुक्त यानी रिलीज होते हैं? तो देखिए बेटा, निकोटीन के प्रभाव से कौन से हार्मोन है वो ब्लड में क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो निकोटीन के प्रभाव से जो एड्रेनालिन है और नॉन एड्रेनालिन है ये रिलीज होते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। और चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो। देखिए, जो एड्रिनल ग्लैंड है वो एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन रक्त में मुक्त करती है हार्मोन। ये हार्मोन शरीर को फाइट और फाइट्स के लिए तैयार करते हैं, यानी अगर आपको डर लग रहा है तो यही हार्मोन आपको तैयार करते हैं कि भागो। ठीक है, डन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन के कारण शरीर में कौन से परिवर्तन होते हैं? व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ निकोटीन ऑन द बॉडी? निकोटीन के इफेक्ट से कौन से परिवर्तन होंगे? तो देखिए, निकोटीन के कारण शरीर में कौन से परिवर्तन होंगे? तो देखिए, आपको रक्तचाप यानी कि जो हृदय गति है, ठीक है, और हृदय गति है वो क्या हो जाएगी? ब्लड प्रेशर है एंड हार्ट, ठीक है, वो बढ़ जाएगी। हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाएगी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, जो एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन है एड्रिनल ग्रंथि से निकल रहे हैं, उसके कारण आपका हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान यानी स्मोकिंग
स्मोकिंग निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज। देखिए स्मोकिंग आपको कौन सा रोग कर सकती है? फेफड़ों यानी लंग्स का कैंसर कर देगी, ब्रोंकाइटिस एवं एम्फाइसीमा यानी ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा हो जाएगा, ठीक है। हृदय रोग एंड गैस्ट्रिक अल्सर, हार्ट डिसीज एंड गैस्ट्रिक अल्सर हो जाएंगे, ठीक है, स्मोकिंग से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हुआ ऑल ऑफ दी एबव। डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू चबाने एंड च्यूइंग से किस कैंसर का खतरा सबसे अधिक बढ़ जाता है? तंबाकू चबाने यानी च्यूइंग से किस कैंसर का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है? तो याद रख लेना, जब आप मुंह चबाते हो तो मुंह का कैंसर हो जाता है, ओरल कैंसर, ठीक है। होता क्या है कि जब आप तंबाकू को बार बार चबाते हैं, ठीक है, सॉरी, और ओरल कैविटी की जो कोशिकाएं लगातार हानिकारक रसायनों के संपर्क में आती हैं, केमिकल्स के, हार्मफुल केमिकल्स के, ठीक है, संपर्क में आती, कांटेक्ट में आती हैं, तो जिससे मुख कैंसर, ओरल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, धूम्रपान से रक्त में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? यानी कि स्मोकिंग इंक्रीज द लेवल ऑफ विच गैस इन द ब्लड। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करेगा तो उसके ब्लड के अंदर किस गैस की मात्रा बढ़ जाएगी? तो देखिए ऑक्सीजन फर्स्ट ऑप्शन है, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, डी है नाइट्रोजन। तो देखिए बेटा, जब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो उसकी गैस ब्लड में जो मात्रा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ जाती है। और आप सभी लोगों को पता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है, हार्मफुल होती है। इसलिए तो कहते हैं धूम्रपान मत करो, ठीक है। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जिसे CO बोलते हैं, जो रक्त में पहुंचकर हीमोग्लोबिन से मजबूती से जुड़ जाती है, हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और हीमोग्लोबिन को भी नष्ट खाने लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान से रक्त में किसकी मात्रा कम हो जाती है? स्मोकिंग डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द ब्लड। देखिए बेटा, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करेगा, ठीक है, तो उसके ब्लड में किसकी मात्रा कम हो जाएगी? तो क्या कहा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है सिगरेट के से निकलता है धुएं से, वो क्या करता है, हीमोग्लोबिन यानी HB के साथ बाइंड हो जाता है। तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन से बंधी ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधी रहती है, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देखिए होता क्या है यहाँ पे समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन से अधिक मजबूती से जुड़ती है, इसलिए रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति से के शरीर में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन स्मोकर्स। यानी कि कोई व्यक्ति है बेटा, उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन से जुड़ जाना, यही सबसे मेन कारण है, ठीक है। समझ में आया? आ गया होगा, क्योंकि कैसे आ गया होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, इससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, इससे ऑक्सीजन का परिवहन कम हो जाता है और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। डन। चलिए, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ये पॉइंट याद रख लेना। अब ये बहुत सारी मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, ये समझना थोड़ा, NCERT आ भी सकता है, लिखा नहीं भी, ये तो मैंने वैसे ही बना दिया, ठीक है। किसी औषधि का कुरुपयोग ड्रग एब्यूज कब माना जाता है? अकॉर्डिंग टू NCERT, व्हेन इज द यूज ऑफ ड्रग कंसिडर ड्रग एब्यूज? जब डॉक्टर की सलाह पर ली जाए, व्हेन टेक ऑन अ डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो क्यों एब्यूज कहेंगे, हम कुरुपयोग कहेंगे, डॉक्टर की सलाह से तो लेना ही चाहिए। जब चिकित्सा के लिए सीमित मात्रा में ली जाए, ये भी नहीं।
सीमित मात्रा में लें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों करेक्ट हैं। जब चिकित्सा के बजाय अन्य उद्देश्य या अधिक मात्रा में बार बार ली जाए, बिल्कुल। वैन टेकन फॉर नॉन मेडिकल पर्पज और रिपीटेडली इन एक्सेसिव अमाउंट, जब हम एक्सेसिव अमाउंट में लेंगे बिना डॉक्टर की सलाह के तो हम दवाई का कुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जब केवल अस्पताल में दी जाए। अस्पताल में थोड़ी दवाई देते हैं, ओनली घर पे भी देते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी। डन बच्चा पार्टी। अब बताओ जल्दी बताओ, फटाफट बताओ कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। लिखते जाना भाई, सारे क्वेश्चन मेहनत से कवर करवा रही हूँ। अगर फटाफट नहीं करवाए ना धुनाई होगी, लठ से धुनाई होगी, देखना। अब बताना, एक प्यारा सा हार्ट भेजना, ठीक है। देखिए मैं कमेंट का इसलिए बोलती हूँ, ये कि प्यारा सा कमेंट नहीं भेज सकते आप लोग, एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो हम चिल्ला रहे हैं इतना तो कोई को फ़ायदा मिल रहा है तो ठीक है, नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं इतना, बताओ सही कहा कि नहीं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का ही, ठीक है। टॉपिक नहीं है ये, एनसीईआरटी के पेज का है सवाल। प्राचीन यूनान और आयुर्वेदिक के अनुसार स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है या माना जाता है। अकॉर्डिंग टू एंसिडेंट, ठीक है, एंशिएंट ग्रीक एंड आयुर्वेदा हेल्थ वाज बिलीव्ड टू डिपेंड ऑन। देखिए एनसीईआरटी के जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है उसके फर्स्ट पेज में ये क्वेश्चन था, वहाँ पे बताया था यूनान के आयुर्वेदिक के अनुसार कि किस पर निर्भर करता है। उन्होंने बताया था कि हमारे शरीर में जो ह्यूमरस होते हैं यानी तरल होते हैं, ठीक है, का संतुलन अगर सही होगा तो हम स्वस्थ रहेंगे, इन्होंने बताया था। लेकिन ये अवधारणा गलत हुई बाद में, तो यहाँ पर इन्होंने तो ये बताया था, करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला पित्त बाइल, ब्लैक बाइल वाले व्यक्ति के बारे में क्या माना जाता था। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट बिलीफ अ पर्सन विथ ब्लैक बाइल वाज कंसिडर्ड, वो मानते थे कि जो कायल गर्म व्यक्तित्व में बुखार, क्या मानते थे कि ब्लैक बाइल यानी कि गर्म व्यक्तित्व एवं बुखार, हॉट टेम्परेचर एंड फीवर, जिसका ज़्यादा ब्लैक बाइल होगा उसका हॉट टेम्परेचर होगा और वो गर्म व्यक्तित्व वाला व्यक्ति रहेगा, ये मानते थे वो, ठीक है। क्या मानते थे कि प्राचीन मान्यता के अनुसार ब्लैक बाइल अधिक होने पर व्यक्ति का स्वभाव गर्म और उसे बुखार रहता है, ये मानते थे। उसके बाद एक महान वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये गलत साबित किया। शरीर में रक्त परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन की खोज किसने की, डिस्कवर्ड ब्लड सर्कुलेशन। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन की खोज विलियम हार्वे ने की, याद रख लेना, मोस्ट अवेंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ब्लड सर्कुलेशन की खोज के बाद अच्छे तरलों गुड ह्यूमर्स की परिकल्पना को किसने गलत सिद्ध किया। तो उन्होंने बताया था कि जो फ्लूइड होता है उनसे हमारी हेल्थ कंडीशन पता चलती है, लेकिन इस अवधारणा को जो विलियम हार्वे हैं जब उनने सर्कुलेशन की खोज की तो उन्होंने गलत साबित कर दिया बेटा, ठीक है। और उन्होंने क्या, थर्मामीटर, विलियम हार्वे ने थर्मामीटर के प्रयोग में यह सिद्ध किया कि अच्छे तरलों की परिकल्पना नहीं थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया थर्मामीटर पर, ठीक है। उसके बाद आधुनिक जीव विज्ञान के अनुसार कौन से तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न बायोलॉजी विच सिस्टम इन्फ्लुएंस द इम्यून सिस्टम। तो देखिए बेटा मॉडर्न बायोलॉजी के अनुसार कौन से तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो देखिए बेटा जो तंत्रिका एवं अंतःस्रावी तंत्र होते हैं, न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये इम्यून सिस्टम को प्रभावित करते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में कौन सा तत्व मुख्य भूमिका निभाता है। विच सिस्टम प्लेज द मेन रोल इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ, यानी हमें स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमें कौन रक्षा करता है। जब कोरोना वायरस था प्रतिरक्षा तंत्र खूब चल रहा था, ठीक है, तो वही इम्यून सिस्टम।
जो हमारे अंदर रोग आए तो उसे मारने का काम करता है, हमारा बॉडीगार्ड है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, नॉट फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, कौन सा नहीं है? जेनेटिक, इन्फेक्शंस, लाइफस्टाइल, पोजीशन और प्लैनेट्स। तो देखिए बेटा, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है ये हमारी हेल्थ को प्रभावित करते हैं, इन्फेक्शन भी करते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल ख़राब हुई तो भी हो जाएंगे, कभी अच्छा ठूंस लिया, कभी वर्कआउट नहीं किया, ये सब। लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है वो हमारी हेल्थ पर प्रभाव नहीं डालती, तो यहाँ पे गलत पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं ये पूछा है। तो देखो बच्चा, जेनेटिक डिसऑर्डर आनुवंशिक विकार क्या होते हैं जो हमें मम्मी पापा दादा दादी से प्राप्त होते हैं, पीढ़ी से, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इनहेरिटेड डिसऑर्डर प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो हमारे जन्म से होते हैं, ठीक है, वंशानुगत बच्चे में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन शैली लाइफ स्टाइल का भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल? फूड, एक्सरसाइज, रेस्ट, उपयुक्त में से सभी। हमारे जीवन में सभी आते हैं, फूड खाना खाना पड़ता है, एक्सरसाइज, रेस्ट सभी आते हैं, करेक्ट आंसर है डी। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की सही परिभाषा क्या है? NCERT ना भी लिखा है डायरेक्ट आएगा, ठीक है। WHO ने क्या परिभाषा दी थी हेल्थ की, कि व्यक्ति को वही को स्वस्थ मानेंगे जो पूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी टाइप से क्या होगा, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तभी हम उसे स्वस्थ मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप स्वस्थ हैं शरीर से तो स्वस्थ माने जाएंगे, नहीं, आपके सभी स्टेटस स्वस्थ होने चाहिए, मेंटल, सोशल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ लोगों में निम्नलिखित में से क्या लाभ होता है? स्वस्थ लोगों में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ हेल्दी पीपल? हायर वर्क एफिशिएंसी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लॉन्गर लाइफ स्पैन, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तुमने, मत करो मत करो मत करो, पिटाई करूँगी, मत करो मत करो, पिटाई होगी तुम्हारी तो होगी। चलिए एक और टॉपिक है, ठीक है, एक और टॉपिक है, मानव में सामान्य रोग, कॉमन डिसीज। मानव में रोग उत्पन्न करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? द ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज इन ह्यूमंस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक, डिकम्पोजिटर, पैथोजेंस, प्रोड्यूसर्स। तो जो हमें रोग उत्पन्न करते हैं उसे हम पैथोजन कहते हैं, रोगजनक, ठीक है, ठीक है। मनुष्य में जो पैथोजेंस होते हैं इनमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ तथा हेलमिंथिस। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पैथोजन नहीं है? नॉट पैथोजन, जीवाणु, बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी तो होते हैं बट ग्रीन प्लांट्स नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश पैरासाइट रोगजनक क्यों होते हैं? देखिए इसलिए अधिकांश पैरासाइट बेटा रोगजनक होते हैं क्योंकि बेपरपोषी होते हैं, दूसरों पर निर्भर होते हैं, परपोषी के भीतर या ऊपर रहकर उसे हानि पहुंचाते हैं। दे लिव इन और द होस्ट एंड कॉज हार्म। अब होस्ट होते हैं, दूसरों पर निर्भर होंगे तो मिलेंगे नहीं तो ज़बरदस्ती लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनक शरीर में प्रवेश करने के बाद क्या करते हैं? हंगामा शुरू। रोगजनक शरीर में पहुंच जाएंगे बेटा तो अपनी वो संख्या बढ़ाएंगे और सामान्य क्रिया में बाधा डालते हैं जो हमारी मल्टीपल एंड इंटरव्यू विथ नॉर्मल बॉडी फंक्शन। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंत यानी इंटेस्टाइन में प्रवेश करने वाले रोगजनकों में कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पूछा गया है बेटा कि पैथोजेंस एंटायरिंग द इंटेस्टाइन मस्ट बी एबल टू। तो देखिए इंटेस्टाइन में प्रवेश करने वाले रोगजनकों में कौन
सी विशेषता होनी चाहिए तो निम्न पीएच एवं पाचक एंजाइमों का प्रतिरोध करना, ठीक है, सर्वाइव लो पीएच एंड रेसिस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड किस रोगजनक के कारण होता है। तो बेटा देखिए जो टाइफाइड होता है, ठीक है, वो एक साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड का संक्रमण सामान्य किसके द्वारा फैलता है। ट्रांसमिटेड। तो देखिए बेटा टाइफाइड का संक्रमण सामान्यतः किसके द्वारा फैलता है, दूषित भोजन एवं पानी के द्वारा। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा है टाइफाइड की कंफर्मेशन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो देखिए भैया टाइफाइड की कंफर्मेशन करने के लिए हम लोग बिडाल टेस्ट का यूज करते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना आप हॉस्पिटल में, मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, बिडाल टेस्ट का हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड मैरी के नाम से कौन जाना जाता है। तो देखिए बेटा जो टाइफाइड मैरी है उसके नाम से, ठीक है, उनके उनके नाम से कौन प्रसिद्ध है, मैरी मलून। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मैरी मलून। ठीक है, सॉरी बेटा मैरी मलून करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैरी मलून एक क्या थी, रसोइया थी जो स्वयं स्वस्थ दिखने के बावजूद टाइफाइड कैरियर वाहक थी और भोजन के माध्यम से संक्रमण फैलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया के प्रमुख जीवाणु कौन से हैं। तो देखिए निमोनिया के प्रमुख जीवाणु हैं वो हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये दोनों। करेक्ट आंसर है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया में फेफड़ों का कौन सा भाग संक्रमित हो सकता है। तो देखिए बेटा निमोनिया में फेफड़ों का कौन सा भाग संक्रमित होगा, तो जो एल्वोलाई होती हैं जो फिल्टर करने का काम करती हैं वो सब। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुखाम समान यानी कि कॉमन कोल्ड है, ठीक है, इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका प्रमुख कारक है वी रेनोवायरस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है निमोनिया में एल्वोलाई में क्या भर जाता है। अगर किसी को निमोनिया हो जाता है तो एल्वोलाई में क्या भर जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना एल्वोलाई में भर जाएगा फ्लूइड, यानी जो तरल फ्लूइड होती हैं, जो ऐसे एल्वोलाई होती हैं, ठीक है, उनमें फ्लूइड भर जाएगा उनके अंदर। जहाँ पे एल्वोलाई के अंदर ही हमारे गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, देन गैसों का एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान होता है, और रोगी को अगर, ठीक है, उसमें फ्लूइड भर जाएगा तो सांस लेने में कठिनाई यानी ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया का प्रमुख लक्षण कौन सा है। मेजर सिम्टम ऑफ निमोनिया। तो देखिए निमोनिया के अंदर फीवर आएगा, चिल्स यानी ठिठुरन होगी, खांसी होगी, ये सभी लक्षण दिखाई देंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंभीर निमोनिया यानी सीवियर निमोनिया में होंठ और नाखून किस रंग के हो सकते हैं। इन सीवियर निमोनिया द लिप्स एंड फिंगरनेल्स में बिकम रेड, येलो, ग्रे टू ब्लश और वाइट। याद रख लेना गंभीर निमोनिया में, ठीक है, जो होंठ और नाखून हैं वो किस रंग के हो सकते हैं, ग्रे और ब्लश यानी धूसर नीले, ठीक है, रहेंगे। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती इसलिए होंठ और नाखून धूसर या नीले यानी साइनोसिस हो जाती है। टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी जिसे हम साइनोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निमोनिया का संक्रमण एक स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है। देखिए निमोनिया एक हेल्दी पर्सन में कैसे फैलेगा, अगर किसी को है और आपको कैसे फैलेगा। तो देखिए अगर कोई छींक कर रहा है तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं छोटे छोटे, अगर वो आपके मुंह में आ गए, ठीक है,
और संक्रमित व्यक्ति के अगर आप बर्तन ये यूज कर रहे हैं, गिलास पानी पी रहे हैं, तो इससे आपको निमोनिया फैल जाएगा। ठीक है, तो ये कारण है, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है। जीवाणु जनित पूछा है, बैक्टीरियल रोग पूछा है। तो देखिए बैक्टीरियल रोग क्या होते हैं, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, तो ये सभी हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान जुखाम यानी कॉमन कोल्ड का प्रमुख कारक कौन सा विषाणु है। अगर आपको कॉमन कोल्ड है तो उसका कारण कौन सा विषाणु यानी वायरस है। HIV, रेनो वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। तो देखिए उसका कारण है रेनो वायरस। करेक्ट आंसर है बी। रेनो वायरस से आपको जुखाम होता है। रेनो वायरस शरीर के किस भाग को संक्रमित करता है, यानी कौन से भाग को इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्ट करता है। तो देखिए याद रख लेना, नोज एंड रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उससे क्या इफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान जुखाम यानी कॉमन कोल्ड निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है। सिम्टम कॉमन कोल्ड में, तो देखिए आपकी नाक बंद हो जाएगी, गले में खराश होगी, सॉर थ्रोट होगा, खांसी और सिर दर्द होगा। ये सारे सिम्टम हैं, तो आपको कॉमन कोल्ड है, जुखाम है। ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान जुखाम यानी कॉमन कोल्ड के लक्षण सामान्यतः कितने दिनों तक रहते हैं। तो देखिए 3 से 7 दिनों तक रहेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी। चलिए समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान जुखाम यानी कॉमन कोल्ड संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है। वही छींक रहा है, कोई वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं आप उसकी। ठीक है, तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों, तो ए और बी। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया किस प्रकार के रोगजनक द्वारा होता है। जो मलेरिया होता है वो किस प्रकार के रोगजनक द्वारा होता है। मलेरिया कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ पैथोजन। बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरियम या बैक्टीरिया, जीवाणु बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरियम वो लिख दिया बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। तो देखिए मलेरिया एक प्रोटोजोआ डिसीज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जो मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये याद रख लेना, प्लाज्मोडियम। मलेरिया का रोगजनक यानी कि मलेरिया का कॉजेज क्या है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्लाज्मोडियम प्रजाति सबसे गंभीर यानी मलिग्नेंट मलेरिया उत्पन्न करती है। तो देखिए जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है, ये सबसे गंभीर मलिग्नेंट है। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, चलिए अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करोगे तो नहीं करना। ठीक है, बट एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेजना। ठीक है, चलिए अब प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल से रिलेटेड MCQ। मलेरिया का संक्रमण चरण यानी इन्फेक्टिव स्टेज मानव के लिए कौन सा होता है। विच इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ऑफ ह्यूमन। तो देखिए स्पोरोजोइट मानव के लिए क्या होता है, संक्रमण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जीवाणुज यानी स्पोरोजोइट। ठीक है, डन। देखिए जो एनाफिलीज मच्छर होते हैं, मादा एनाफिलीज के काटने पर मनुष्य में प्रवेश करता है। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर स्पोरोजोइट सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं। आफ्टर व बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो स्पोरोजोइट्स फर्स्ट रीच द। देखिए संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने पर स्पोरोजोइट सबसे पहले कहाँ पहुँचते हैं, हार्ट में, लंग्स में, लिवर में या किडनी में। तो याद रख लेना वो पहुँचते हैं लिवर के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम यकृत कोशिकाओं में किस प्रकार जनन करता है। हाउ डज प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस इनसाइड लिवर सेल। तो देखिए वहाँ पर ये क्या करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, अलैंगिक जनन। डन। और वहीं पर अपनी बड़ी संख्या में नए परजीवी बनाता है, न्यू मेंबर। यकृत कोशिकाओं के फटने के बाद परजीवी कहाँ पहुँचते हैं। तो देखिए बेटा, यकृत कोशिकाओं के फटने के बाद जो परजीवी होते हैं बेटा, वो कहाँ पे पहुँचते हैं, रेड ब्लड सेल्स में, लाल रक्त कणिकाओं में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी में प्लाज्मोडियम क्या करता है। व्हाट डज प्लाज्मोडियम डू इनसाइड रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए बेटा, लाल रक्त कणिकाओं में आरबीसी है, वो प्लाज्मोडियम है, वो क्या करता है। तो देखिए अलैंगिक जनन कर आरबीसी को फोड़ देता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके आरबीसी को रप्चर कर देता है, ठीक है। चलिए, मलेरिया में बार बार फीवर आने का कारण क्या है। मलेरिया के अंदर बेटा बार बार फीवर आता है, तो इसका कारण क्या होता है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसका कारण होता है आरबीसी का बार बार फटना, रिपीटेड रप्चर ऑफ आरबीसी, इसलिए फीवर आता है, ठीक है। क्या होता है, आरबीसी फटती है तब बड़ी संख्या में परजीवी और विषैले पदार्थ रक्त में निकलते हैं, ठीक है, जिससे बार बार ठंड, ज्वर यानी फीवर लगना, कपकपी होना, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम का युग्मक जनन यानी गैमेटोसाइट चरण कहाँ बनता है। तो ये बनता है गैमेटोसाइट चरण रेड ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा बी। चलिए, मादा एनाफिलीज मच्छर रक्त चूसते समय क्या ग्रहण करते हैं। जब हमसे रक्त चूसते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, तो वो युग्मक जनन, ठीक है, गैमेटोसाइट्स क्या करते हैं, चूसते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम में निषेचन फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर फर्टिलाइजेशन मच्छर के आमाशय में होता है, मॉस्क्यूटो, ठीक, गट में होता है, स्टोमक में होता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्व स्पोरोजोइट्स अंतः मच्छर के किस भाग में पहुंचते हैं। तो देखिए बेटा, जो मैच्योर स्पोरोजोइट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पहुंचते हैं, तो लार ग्लैंड्स में, ठीक है ना। देखिए, निषेचन एवं विकास के बाद स्पोरोजोइट मच्छर की लार सलाइवरी ग्लैंड्स में पहुंचते हैं। अगली बार मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो यही स्पोरोजोइट्स उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और बीमार कर देता है। डन। चलिए, अब क्या हुआ, अभी भी नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, मत करो भाई, आप बड़े लोग हो, है ना बिट्टू भाई, आप सपोर्ट करोगे बेटा, आप ही मेरी उम्मीद हो। मेरे पास नॉलेज है, लेकिन इस नॉलेज को पेश करने के लिए मेरे पास सिस्टम नहीं है, सिर्फ फ़ोन है बेटा। फ़ोन से मैं आपको इतना सारा मेहनत करती हूँ, फिर भी आप लोगों से एक कमेंट नहीं बनता है, ठीक है। कोई नहीं भाई, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, मेरा काम है करवाना, करवा रही हूँ, वादा किया है। मलेरिया, एम्बियोसिस, एस्केरिस और फिलाइरिसिस से क्वेश्चन कवर कर रहे हैं अब हम, ठीक है। कितने टॉपिक और बचे हैं, दाद, इम्यूनिटी, उपार्जित, भाई बेटा अभी तो बहुत बच्चे हैं, आज की क्लास में तो नहीं हो पा रहा है बेटा। देखो, ये करवाया था मैंने एड्स कल, अभी तो बेटा बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, मेरा सर दर्द नहीं, मुंह दर्द हो रहा है, ठीक है बेटा, ये करवा दूँ आज, और मलेरिया ये वाला, चलो ये और करवा देती हूँ। आप तो वैसे भी मोटिवेशन लाते नहीं हो, मोटिवेशन का क्या मतलब है, मतलब कि आप तो, चलिए मैं लाइव आऊँगी शाम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया में लाल रक्त कणिकाओं के फटने पर कौन सा विषैला पदार्थ निकलता है। विच टॉक्सिक सब्सटेंस इज रिलीज व्हेन आरबीसी रप्चर इन मलेरिया।
तो देखिए फटने के बाद एक विषैला पदार्थ निकलता है, उसे हम लोग बोलते हैं हीमोज्वाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? हीमोज्वाइन। डन। ठीक है, और एक विषैला पदार्थ निकलता है जैसे हीमोज्वाइन कहते हैं। यही मलेरिया में चिल्स एंड ठिठुरन, बार बार तेज बुखार, रिकरिंग हाई फीवर का मुख्य कारण होता है। ठीक है, हीमोज्वाइन याद रख लेना। मलेरिया में तेज बुखार सामान्यतः कितने अंतराल पर आता है? तो देखिए मलेरिया यूजुअली अकर्स एट इंटरवल्स ऑफ, देखिए बेटा ये 2 से 4 डेज के अंतराल पर। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हीमोज्वाइन निकलने के कारण 2 से 4 दिन में तेज बुखार और ठिठुरन का दौरा बढ़ता है। ठीक है, पड़ता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने परपोषियों यानी होस्ट की आवश्यकता होती है अपनी साइकिल को कंप्लीट करने के लिए? तो उसे 2 होस्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक मनुष्य और दूसरा मादा एनाफ्लीज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का वेक्टर कौन सा है? रोग वाहक। तो रोग वाहक का मतलब होता है कौन फैलाता है? फीमेल है भाई, उसकी तो 2 स्तन, एनाफिलीज। ठीक है, अम्बियोसिस किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? अमेबाइसिस किस प्रोटोजोआ के कारण? तो देखिए बेटा जो अमेबाइसिस है वो किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो वो होता है बेटा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, याद रख लेना। ठीक है, ये क्या करता है? लार्ज इंटेस्टाइन में रहने वाले प्रोटोजोआ हैं जो अमेबाइसिस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एंट हिस्टोलिका मानव के किस अंग में पाया जाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ऊपर बताए लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेबाइसिस का शारीरिक वाहक यानी मैकेनिकल वेक्टर क्या है? तो याद रख लेना घरेलू मक्खी जो हाउस फ्लाई होती है वो है। इसलिए भोजन खाने को ढक के रखा करो, उधर गू पे बैठ के आ जाएगी, इधर तुम्हारे खाने पे बैठ जाएगी। ठीक है ना, इसलिए खाना ढक के रखा करो। बात कड़वी है मगर वही सत्य है। ठीक है, अरे यार क्या ही हो गया बेटा, चलिए यार। हाँ ये हो गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेबाइसिस का मुख्य संक्रमण स्रोत क्या है? मेन सोर्स क्या है अमेबाइसिस इन्फेक्शन का? तो देखिए इसका मेन सोर्स होता है बेटा कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आप गंदे जल दूषित खाना खाएंगे तो आपको ये हो जाएगा। एस्केरिसिस किस कृमि के कारण होता है? एस्केरिसिस कौन से वर्म के कारण होता है? याद रख लेना बेटा एस्केरिस के कारण। ठीक है, गोल कृमि एस्केरिसिस एक आंत्र परजीवी है, राउंड वर्म इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। ठीक है, जो एस्केरिसिस रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्केरिसिस का संक्रमण मुख्य रूप से किसके सेवन से होता है? एस्केरिस मेनली स्पीड थ्रू क्या सेवन करने से होगा? तो देखिए बेटा एस्केरिसिस का संक्रमण मुख्य रूप से अगर आप कंटामिनेटेड वाटर, फूड्स और वेजिटेबल, ठीक है, दूषित सब्जियां खाना खाएंगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है, फाइलेरिसिस हाथी पाँव किस कृमि के कारण होता है? तो ये होता है बेटा बोचोरिया मिलाई। ठीक है, बोचोरिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोचोरिया बनक्रॉफ्टी। ठीक है, ये फाइलेरिया कृमि है जो हस्तीपात यानी एलिफेंटिएसिस रोग उत्पन्न करता है, हाथी पाँव बोलते हैं जिसे, याद रख लेना। फाइलेरिसिस मुख्य रूप से, ठीक है, किस तंत्र को प्रभावित करता है? तो देखिए ये प्रभावित करता है लिम्फेटिक सिस्टम को, लसिका तंत्र को बेटा। ठीक है, हाथी पाँव एलिफेंटिएसिस कहा जाता है। ये क्या करता है कि जो हमारी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनमें रहकर सूजन उत्पन्न करते हैं, जिससे हाथ या पैर अत्यधिक सूज जाते हैं, इसलिए इसे हम लोग हाथी पाँव एलिफेंटिएसिस डिसीज बोलते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुचेरिया कृमि मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में रहते हैं? बुचेरिया बॉम्ब्स मेनली लाइफ इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी? तो देखिए बेटा, बुचेरिया हैं वो, ठीक है, मुख्य रूप से शरीर के किस भाग में रहते हैं? तो याद रख लेना, लिम्फेटिक वेसल्स में। ठीक है, देखिए क्या होता है कि ये क्या करते हैं, लसिका वाहकों में लिम्फेटिक वेसल्स में रहते हैं, जिससे जो लिम्फ फ्लो है वो बाधित होता है, इफेक्ट होता है। ठीक है, और शरीर के अंगों में सूजन आ जाती है। फाइलेरिसिस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हाथी पाँव यानी कि एलिफेंटेसिस। ये काफ़ी आता है। फाइलेरिसिस में शरीर में कौन से अंग सामान्यतः प्रभावित होते हैं? तो कौन से अंग प्रभावित होते हैं, मैंने क्या बताया, आर्म्स एंड लेग्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जेनाइटल ऑर्गन में भी हो जाता है। करेक्ट आंसर है दोनों। ठीक है, फाइलेरिया में सूजन किस प्रकार की होती है? तो देखिए, फाइलेरिया में जो सूजन होती है धीरे धीरे बढ़ने वाली दीर्घकालीन सूजन होती है, एक साथ नहीं होती, धीरे धीरे बढ़ेगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। ठीक है, फाइलेरिया कृमि शरीर में कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? बेटा, जो फाइलेरिया कृमि है वो आपको कई वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, मैनी ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो बेटिया कौन सा रोग? तो याद रख लेना, अमीबाइसिस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हेलमिंथेस द्वारा होता है? एस्केरिसिस हेलमिंथेस द्वारा होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा होता है? टाइफाइड, निमोनिया, डिफ्थीरिया, ये सभी बैक्टीरिया द्वारा होते हैं, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस द्वारा क्या होता है? बताया था ऊपर, कॉमन कोल्ड, रेनोवायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी वेक्टर कौन सा है? मादा एनाफ्लीज, मलेरिया का। एनसीईआरटी नहीं लिखा आएगा, लेकिन मैंने वैसे ही लिख दिया है। करेक्ट आंसर है बी। देखिए ये भी टॉपिक आपका हो गया। ठीक है, जितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं कवर करवा रही हूँ बेटा। ठीक है, ये करवा दूँ, रिंग बॉम्ब, प्रिवेंशन, कंट्रोल और इन्फेक्शन डिसीज, वैक्सीनेशन, दाद किस प्रकार के, दाद यानी रिंग बम किस प्रकार के सूक्ष्म जीव के कारण होता है? रिंग बम इज कॉज्ड बाय विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया के कारण, विषाणु के कारण, फंगी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण? तो याद रख लेना, ये फंगी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वंश यानी जीनस दाद रिंगवर्म का कारण बनता है? तो याद रख लेना, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोप्टम, एपिडर्मोफाइटोन, ये सभी होते हैं। करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दी एबव। दाद यानी मुख्यतः शरीर के किन भागों को प्रभावित करती है? तो देखिए, ये ज़्यादा स्किन, नेल्स, स्कल्स में होती है ज़्यादा, और जो प्राइवेट एरिया होते हैं उनमें भी हो जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का प्रमुख लक्षण क्या है? दांत का प्रमुख लक्षण है ड्राई स्कल्स लेशंस विथ ईचिंग, सूखी सल की विच्छतियाँ एवं खुजली। ठीक है, चलिए चलिए बेटा, अब एनर्जी नहीं बची मेरे पास। ठीक है, कल करवाऊँगी। ये चैप्टर बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये बचा, और बस ये मैं कोशिश करूँगी कल इस चैप्टर को फिनिश करूँगी, और पूरा फिनिश कोशिश करूँगी। 2 घंटे का लेक्चर लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, इसको इंग्लिश का सुबह में एक बहुत 2 घंटे की क्लास डालने वाली हूँ इंग्लिश की बेटा, जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँगी। सो कल आपको 8 बजे देखने को मिलेगी इंग्लिश वाली।
सो जुड़ जाना, ठीक है। और अब एक प्यारा कमेंट कर देना। 4 बच्चों ने कमेंट किए थे, लास्ट में भी उनके विचारों के नाम लूँगी, ठीक है। रक्षा, ठीक है, और क्या था, रक्षा का नाम याद है, निदाली, हाँ निदाली, और एक और था, राम, राम नहीं था, एक और नाम था, उसका नाम भूल गया हूँ बेटा, ठीक है। तो आप लोग अब फिर से हार्ट भेजना, आज चैलेंज है आपके लिए, ठीक है। चलिए इसका जवाब देना आप, इसका जवाब देना आप कमेंट सेक्शन में जवाब देना इसका आप लोग, ठीक है। फटाफट से जवाब देना। चलिए मिलती हूँ कल, पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। मुंह सूख गया मेरा, पानी पीऊँगी बेटा। सिंधिया जी ने बेटा बोर्ड नहीं दिया अभी तक, बोर्ड दे दें तो मैं धमाकेदार आपके साथ आती फेस टू फेस, बट कोई नहीं, आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, मेहनत आपके लिए करती हूँ।